मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए थ्योरी ऑफ वेजेज यानी जो वितरण के सिद्धांत का चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने कल के वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया कि साधन बाज़ार में और वस्तु बाज़ार की भिन्न भिन्न स्थितियों के अंतर्गत एक साधन की कीमत कितनी हो सकती है, उनकी स्थितियों को हमने अपने पूर्व के वीडियो में बताया। आज हम मजदूरी से संबंधित थ्योरी ऑफ वेज का चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो में आप ध्यान से सुनें और देखने का प्रयास करें कि मजदूरी का निर्धारण किस प्रकार होता है, मजदूर और मजदूरी क्या चीज़ है, इसके संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों की क्या धारणाएं रही है, वास्तविक मजदूरी और नकद मजदूरी में क्या अंतर होता है, समय अनुसार और कार्यानुसार मजदूरी में क्या भेद होता है, और फिर मजदूरी संबंधी सिद्धांत क्या है। इन चीज़ों की चर्चा आज हम अपने इस वीडियो में करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मजदूर जो उत्पादन के 5 साधन लिए गए हैं, उसमें एक साधन श्रम होता है, और यह साधन जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि व्यक्ति जब अपने शारीरिक और मानसिक प्रयासों के द्वारा जो कार्य एक निश्चित आय या आमदनी के लिए करता है, तो उस करने वाले व्यक्ति को हम मजदूर कहते हैं, और उस कार्य के बदले उसको जो पारिश्रमिक या भुगतान होता है वह मजदूरी कहलाती है, वेज कहलाती है। अब रही बात ये कि इसके अंतर्गत केवल शारीरिक श्रम को ही शामिल नहीं किया जाता है, इसके अंतर्गत मानसिक श्रम की धारणा भी शामिल होती है। और विकसित एवं विकासशील देशों की यदि हम बात करते हैं तो दोनों ही प्रकार के देश में विभिन्न प्रकार की आमदनी के लिए मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और वह अपने शारीरिक या मानसिक श्रम के द्वारा मजदूरी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जिस श्रेणी के मज़दूरों की चर्चा की जाती है प्रायः मज़दूर या वेजेस थ्योरी के अंतर्गत, उसके संबंध में स्टोनियर और हेग कहते हैं कि हम उन लोगों की समस्याओं पर इसके अंतर्गत विचार करेंगे जिनकी एकमात्र आमदनी उनके हाथों या मस्तिष्क से काम करके प्राप्त की जाती है, यानी यहाँ पर शारीरिक और मानसिक दोनों श्रमों की बात की है, और जो अपना जीवन काल एक उद्यमकर्ता के लिए या अधिक सामान्य रूप से एक बड़ी फर्म में उच्च अथवा मध्यम श्रेणी के प्रबंध के सहायकों के रूप में काम करते हुए व्यतीत करते हैं। ये लोग बहुधा ऐसे होते हैं जिन्हें साधारणतः अपने काम में बहुत रुचि नहीं होती, लेकिन जो काफ़ी व्यापक देखरेख के अंतर्गत अपने अपेक्षाकृत निरस कामों को बहुत प्रसन्नता के साथ करते हैं। कहने का मतलब है कि उनका जो कार्य करने के पीछे जो मंशा है वह एक पारिश्रमिकी प्राप्त करनी होती है, उसमें चाहे उनका इंटरेस्ट है या ना है, लेकिन पारिश्रमिक प्राप्त करना उनका मूल उद्देश्य होता है। इसके बाद में यदि हम मार्शल ने जो श्रम के बारे में परिभाषाएं बताई है, विशेषताएं बताई है, वह इस प्रकार है। मार्शल ये कहते हैं कि श्रमिक अपना श्रम बेचता है, लेकिन वह स्वयं का मालिक होता है, यानी स्वयं अपने आप को नहीं बेचता है, वह अपना श्रम बेचता है। दूसरी विशेषता बताई कि श्रमिक को श्रम के स्थान पर स्वयं उपस्थित होना पड़ता है। थोड़ी सी धारणा में अब चेंज आ रहा है, जहाँ वर्चुअल या मोबाइल के द्वारा जो मानसिक श्रम किया जाता है, वहाँ पर आजकल ये बात पूरीतः सत्य साबित नहीं होती है कि श्रमिक को श्रम के स्थान पर उपस्थित होना पड़ता है। तीसरी विशेषता यह है कि श्रम नाशवान होता है, यानी आज यदि किसी श्रमिक ने मजदूरी नहीं की तो वह आज के श्रम को खो देगा। कहने का मतलब है कि यह रिजर्व रख के नहीं रखा जा सकता। इस श्रम को, आज के श्रम को यदि नहीं किया है तो ये कल तक बचाया नहीं जा सकता। चौथी विशेषता बताई गई है मार्शल ने श्रम के संबंध में कि प्रायः श्रमिकों को मोल भाव करने की शक्ति यानी बार्गेनिंग पावर कम होता है। अब आजकल जो मजदूर संगठन द्वारा इस कार्य को संपादित किया जाता है कि वो बार्गेनिंग द्वारा मजदूरी तय करे, बाकी श्रमिक में प्रायः मोल भाव की शक्ति कम होती है। और पांचवी विशेषता का है कि विशिष्ट योग्यता के श्रमिकों की पूर्ति बढ़ाने में काफ़ी समय की आवश्यकता होती है, यानी स्पेशल लेबर्स की यदि आपको सप्लाई बढ़ानी है तो उसके लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है।
तो इस प्रकार उन्होंने श्रम की विशेषताएं बताई। अब हम आते हैं कि ये जो श्रम को जो पारिश्रमिक मिलता है इसमें दो प्रकार की बताए गए हैं। एक पारिश्रमिक जो वास्तविक मजदूरी है और दूसरा जिसे हम नकद मजदूरी कहते हैं। वास्तविक मजदूरी के अंतर्गत यह होता है कि एक श्रमिक द्वारा जो उसे पारिश्रमिक मिलती है, नकद मजदूरी मिलती है, उस नकद मजदूरी से वह कितनी वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदने में सफल हो सकता है, वह उसकी वास्तविक मजदूरी कहलाती है। जैसे 1000 रुपये मासिक वेतन या प्रतिदिन 30 रुपये मासिक वेतन, तो ये तो उसकी नकद मजदूरी हुई, मौद्रिक मजदूरी हुई। अब इससे वो कितनी वस्तुएं और सेवाएं ले पाता है इन रुपयों को व्यय करके, वह उसकी वास्तविक मजदूरी कहलाती है। तो नकद मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में भेद यह हुआ कि नकद जो है उससे वह कितनी वस्तुएं सेवाएं खरीद सकता है। इसके अलावा नकद मजदूरी के साथ साथ उससे अन्य कौन सी फैसिलिटी मिलती है। यदि किसी श्रमिक को अपने कार्यस्थल पर आवास की व्यवस्था मिलती है, यदि उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था है, यदि उसके लिए मनोरंजन की व्यवस्था है, यदि उसके बच्चों के पढ़ने के लिए शिक्षा की व्यवस्था है, तो वह सब नकद मजदूरी के साथ जोड़ दी जाए तो वास्तविक मजदूरी के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार वास्तविक मजदूरी का जो है वह नकद के साथ साथ अन्य सुविधाओं को भी शामिल किया जाता है। और नकद मजदूरी से तात्पर्य है कि उसे कितना मौद्रिक भुगतान प्राप्त होता है। फिर बात आती है समयानुसार। समयानुसार यह है कि व्यक्ति को प्रति घंटा, प्रति सप्ताह, प्रतिदिन या प्रति माह जो पारिश्रमिक मिलता है वह उसको जिसे हम कहते हैं टाइम अकॉर्डिंग वेज है। और कार्यानुसार वेज उसे कही जाती है जिसमें मजदूरी काम की मात्रा के अनुसार दी जाती है। जैसे कपड़े की एक ड्रेस सिलाने में उसको जो 500 या 1000 रुपये मिलते हैं, वह जो पारिश्रमिक है वह उसकी कार्यानुसार यानी जिसे कहना चाहिए पीसेस वेज कहलाती है। अध्यापक को परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएँ जांचने के लिए जो मिलती है वह भी उसकी जो है वह कार्यानुसार मजदूरी कही जा सकती है। अब मजदूरी के संबंध में दो सिद्धांत मुख्य रूप से मुख्य माने जाते हैं, जिसमें मजदूरी का लौह नियम पहला है। और इस मजदूरी के जो आयरन लॉ ऑफ वेजेज है, इसी को सब्सटेंस थ्योरी ऑफ वेजेज भी कहते हैं, जीवन निर्वाह सिद्धांत भी कहते हैं। मार्शल ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया है कि जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के बराबर इसमें मजदूरी के होने की प्रवृत्ति होती है। इस सिद्धांत का समर्थन मार्शल ने किया और उनका कहना था कि श्रम का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र होता है वो क्षैतिज होता है, यानी दीर्घकालीन लॉन्ग रन सप्लाई का है वह क्षैतिज होता है, जिसका तात्पर्य है कि मजदूरी का स्तर है वह न्यूनतम जीवन स्तर के बराबर होता है। यदि मजदूरी न्यूनतम जीवन स्तर से अधिक हो जाती है तो मार्शल कहते हैं कि यानी श्रमिक ज़्यादा संतान उत्पन्न करने लगते हैं और जिससे उनकी संख्या बढ़ जाती है, यानी मजदूरों की सप्लाई बढ़ जाती है और पुनः मजदूरी जीवन स्तर के बराबर आ जाती है। इसके विपरीत यदि मजदूरी का स्तर न्यूनतम जीवन स्तर से कम है तो श्रमिक मरने लगते हैं। मरते ही श्रमिकों की जो है पूर्ति कम हो जाती है और परिणाम स्वरूप मजदूरी बढ़ करके पुनः जीवन स्तर तक आ जाती है। भूतकाल में इस विचारधारा के कारण ही अर्थशास्त्र को जो है एक गणित विज्ञान भी कहा जाने लगा। इसके संबंध में कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि मजदूरी का लौह नियम एक अलग ढंग से उन्होंने प्रस्तुत करते हुए बताया कि इसमें बेकारों की एक रिजर्व आर्मी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर वो जोर देते हैं और उनका विचार है कि फैक्ट्री के दरवाजे पर बेरोजगार श्रमिकों की भीड़ पाए जाने से मिल मालिक मजदूरों की मजदूरी को घटाकर जीवन निर्वाह के स्तर पर लाने में सफल हो जाता है। उनका ये कहना है कि यदि बहुत सारे लेबर उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में वह मजदूरी घटा करके उसके जीवन स्तर के करीब लाने में उद्यमी है, वो सफल हो जाता है। मार्क्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रम के आर्थिक शोषण की चर्चा की और उन्होंने कहा कि मिल मालिक जो है वह श्रमिकों की अधिक संख्या का लाभ उठाकर उन्हें कम मजदूरी देने में सफल होते हैं। मजदूरी का स्तर घटते घटते अंत में है वो जीवन निर्वाह स्तर के बराबर हो जाता है। और उन्होंने एक रेखा चित्र से भी स्पष्ट करने का प्रयास किया जिसमें ये बताया कि जो ये चित्र में आप देख रहे हैं, डीडी मजदूरी का मांग वक्र है और एसएस मजदूरी का
पूर्ति वक्र है। अब मजदूरी की जैसे दर 2 रुपये है, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए मजदूरों की मांग तो यहाँ ए बिंदु तक है और पूर्ति है बी बिंदु तक, अर्थात ये ए से बी तक की जो दूरी है वह बेरोजगार श्रमिकों की रिजर्व सेना कही जा सकती है। और ऐसी स्थिति में ये देख रहे हैं कि मजदूरी की इस दर पर है वह बेरोजगारों की बहुत बड़ी सेना उपलब्ध है, तो मिल मालिक है वह मजदूरी को घटा करके निचले स्तर पर लाने में सफल हो जाता है। और यहाँ जो एमएम बिंदु जो दर्शाया है, इस मजदूरी के स्तर को हम जीवन निर्वाह मजदूरी का स्तर कह सकते हैं। और संतुलन जो है वह ई बिंदु पर कायम होता है जहाँ मांग और पूर्ति दोनों बराबर है। तो इस प्रकार इसकी सिद्धांत में कुछ आलोचनाएं भी हुई है और उन आलोचकों का कहना है कि विकसित और संपन्न देशों में मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत लागू नहीं होता है। मजदूरी का स्तर मांग और पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित होता है। आलोचक ये कहते हैं कि उनका जो निर्धारण है मांग और पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित होता है और वह मजदूरों की भीड़ को देख करके मजदूरी तय नहीं होती है। यदि श्रम की पूर्ति अधिक हो जाती है तो एसएस और डीडी वक्र के एमएम बिंदु के स्तर पर काटता है, जो कि मार्क्सन ने कहा था इसे न्यूनतम मजदूरी का स्तर कहा जाता है। लेकिन उनका ये कहना है कि अंततः मांग और पूर्ति की शक्तियां जो है वह संतुलन ई बिंदु पर कायम करने में सफल हो जाती है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने इस सिद्धांत में आप समझाने का प्रयास किया कि मजदूरी का लोह सिद्धांत या जीवन निर्वाह सिद्धांत क्या है। लोह मजदूरी के लोह सिद्धांत में माल्थस ने अपनी विचारधारा प्रस्तुत की, मार्क्स ने नहीं, माल्थस ने, आप ध्यान रखें, माल्थस ने अपनी विचार प्रस्तुत किए और कार्ल मार्क्स ने भी इसमें मजदूरों की इस धारणा को प्रस्तुत की और उन्होंने बताया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में है वह श्रमिकों का आर्थिक शोषण किया जाता है, ऐसा मार्क्स का मानना है। और उन्होंने अपने इस सिद्धांत को इस प्रकार बताया कि मजदूरी का दर निर्धारण है वह श्रमिकों की संख्या के आधार पर किया जाता है। यह मार्क्स का कहना है और मार्क्स ने जो ए और बी जो है इसे रिजर्व जो बेरोजगारों की सेना का क्षेत्र कहा और ऐसी स्थिति में मजदूरी घटने की बात कही। धन्यवाद विद्यार्थियों, आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें और इस संबंध में यदि कोई बात समझ में न आई हो तो फ़ोन करके संपर्क करें, निश्चित रूप से इसे पुनः समझा दिया जाएगा। और आगे हम एक नए वीडियो में मजदूरी के अन्य सिद्धांत को लेकर फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।